हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आप लोगों के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। कार्बन आप लोग जो भी चीज़ें कंसिडर करते हैं सब कार्बन कंपाउंड्स बने होते हैं एंड कार्बन एक बहुत लाइक उसका वर्सेटाइल नेचर ही होता है। पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक केमिस्ट्री की, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एंटर करेंगे, क्योंकि जब तक हमें बेसिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं होगा it would be very difficult for all of us to understand. So let's begin out with the basic. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ ब्रांचेस हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में हम लोगों को फर्दर 4 मेन ब्रांचेस पढ़ना होता है, जिसमें एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए इन चारों में क्या क्या चीजें बेसिक हम लोगों को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कार्बन, यानी कि इसमें कार्बन से रिलेटेड चीजों को हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर। फिजिकल में ज्यादातर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है इसमें। इनऑर्गेनिक में आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या उसके बारे में उसका बिहेवियर उसको स्टडी करते हैं आप, मतलब ज्यादातर यहाँ पर याद करने वाला है। और बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन भी है और वाटर भी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो लोगों को यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए, आरएनए, तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों का जो कार्बन चैप्टर है, ये कार्बन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ऑलराइट, सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, कार्बन एक एटम है, तो मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ, कार्बन बिल्कुल एक एटम ही है। अब ये एटम क्या है? व्हाट इज एन एटम? तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज, फादर ऑफ केमिस्ट्री आप लोग मतलब डाल्टन को जरूर सुने होंगे, जिन्होंने एटम का खोज किया हुआ था। एटम क्या होता है? कोई भी चीज का, फॉर एग्जांपल अगर मैं चौक भी बहुत सारे एटम से कंबाइन होकर के बना है। इसको तोड़ता हूं अगर, तो चौक का एक पीस हो गया, इस पीस को मैं दोबारा तोड़ता हूं, छोटा सा एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, इस पाउडर लाइक स्ट्रक्चर को भी मैं तोड़ते जा रहा हूं, मतलब लास्ट एक छोटा से छोटा पार्टिकल, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, उसी को डाल्टन ने बोल दिया कि एटम है। उसके बाद से और भी डिस्कवरीज हुई है, थॉमसन की, इलेक्ट्रॉन्स की, फिर आगे प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की। तो कुल मिला करके आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, प्रोटॉन्स भी होता है और न्यूट्रॉन्स भी होता है। अब कोई भी एटम है, जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, तो कोई भी एटम का जो नंबर होता है, उस नंबर को हम लोग नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, उसको Z से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर Z क्या होता है? Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z is equal to atomic number and A is equal to होता है atomic mass। ये क्या है? atomic mass। Z आपका atomic number होता है and A होता है atomic mass। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन C, इसका नंबर कितना है? 6, मास नंबर कितना है? 12। यानी कि कार्बन इज एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो कार्बन के पास बीच में एक न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी न्यूट्रल एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। तो कार्बन का यहाँ पर नंबर 6 है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4। कोई भी एटम के अंदर आप लोगों ने बोर्स मॉडल पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा था K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके वेरियस शेल्स में, उसको हम बोलते हैं एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So if somebody is asking what do you mean by electronic configuration, then you can clearly say electronic configuration is nothing but the way of representation of electrons in the cells of any atom। किसी भी एटम के शेल में आप जब बताते हैं कि किस शेल में कितने एटम्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम लोगों के पास कार्बन का सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 2, 4।
अब अगर हम बात करें कार्बन के बारे में ज्यादा थोड़ा सा और ब्रीफ में, तो कार्बन और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो मैंने यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स बना दिए। यहाँ पर ये जो 4 डॉट्स हैं, अब आप सबको पता है ऑक्टेट की, ऑक्टेट में क्या होता है कि कोई एटम ये चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। तो अगर कार्बन के पास अभी कितने हैं? 4, तो 4 है और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तब इसके पास 8 हो जाता। यानी कि अगर मैं क्लियरली बोलूं कार्बन जिसके पास 2,4 कॉन्फ़िगरेशन था, इसको अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा C4 माइनस। ये C4 माइनस क्या बन गया? आयन। अब इसके पास पहले में 2 ही रहेगा, लेकिन सेकंड में 4 था, 4 इसने गेन किया तो अब कितने हो गए? 8। तो ये एक तुम्हारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। वैसे ही अगर कार्बन के बारे में बात करें जिसके पास 2 और 4 था, इसमें से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। तो यहां पर कार्बन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो C4 पॉजिटिव, और यहां पर अब कितना बचा? सिर्फ 2 ही बचा आउटरमोस्ट में। तो 2 अगर होता है फर्स्ट सेल में तो उसको डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल माना जाता है। तो ये डुप्लेट स्टेबिलिटी इसकी यहां पर अचीव होती है। अभी डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है, बेसिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो शायद आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है। यानी कि कार्बन कैन नीदर कार्बन कभी C4 पॉजिटिव भी नहीं बनेगा और C4 नेगेटिव भी नहीं बनेगा। अब कार्बन दे क्यों नहीं सकता है? देखिए ध्यान से सुनो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, पहले में 2 और दूसरे में 4। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को देता, 4 इलेक्ट्रॉन को देता, सबसे पहली बात देने के लिए एनर्जी चाहिए। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन को देने लायक एनर्जी रखा है, 2 को दे सकता है, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है। और जब एनर्जी ही नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी कि since carbon has no much energy to donate 4 electrons, it won't be possible for carbon atom to release 4 electrons or become C4 positive ion. कार्बन जब उसके पास एनर्जी नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन देने का तो कहां से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो कार्बन के पास यहाँ पर कोई कैपेसिटी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन को दे, इसीलिए C4 पॉजिटिव आयन नहीं बन सकता है। वैसे ही अब लेने की बात करूं, लेने की जब बात करूं यानी कि ऐड कर दो 4 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि मेरे पास 2 है 4, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं अपने आप को एडजस्ट कर दूंगा। 4 अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मेरे न्यूक्लियस की पावर उतनी शक्ति नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉनों का लोड बियर कर सकूं। कार्बन के पास भी वही होता है, कार्बन के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉनों का लोड बियर कर सके। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर कार्बन इज एन एटम व्हिच शुड गेट स्टेबलाइज्ड ओनली बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज कंक्लूड हमने क्या किया कि कार्बन कैन नीदर डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। It cannot donate 4 electrons just because it does not has much energy to donate. इसके पास एनर्जी ही नहीं है तो डोनेट कहां से करेगा? नहीं कर सकता। सिमिलरली कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये एक्सेप्ट करे। अब कार्बन के पास जब देने की एनर्जी नहीं है और लेने की क्षमता नहीं है तो क्या ये दे पाएगा या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। यानी कि कार्बन ना ही पॉजिटिव आयन बन सकता है ना ही नेगेटिव आयन बनेगा। करेगा क्या? शेयर। क्या करेगा? शेयर। तो शेयरिंग जब होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा समझते हैं, एग्जांपल के लिए शेयरिंग क्या है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड्स किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है द म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between 2 or more atoms so that they are combined with each other. पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 बॉन्ड बनेगा
सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन काम होंगे। जैसे मैंने दोनों हाथ को टच किया तो सिर्फ मेरे दोनों हाथ का आउटर वाला चमड़ा ही टच हुआ। इस हाथ का ब्लड इस हाथ के अंदर नहीं आएगा, इस हाथ का बोन इस हाथ के अंदर नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ बाहर का पार्ट ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, अंदर की जो चीजें होती हैं उसका बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं, अब ऐसे ही बोलता है कि क्यों अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी एग्जिस्ट करता है H2 में करता है, O2 में करता है, N2 में करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, चलो O2 की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन O2 के स्ट्रक्चर को देखो जरा, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले में 2 और दूसरे में 6। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन बना दिया 2, O2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन बना दिया। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसमें है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन के एटम्स ले लिए, यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने घर में काउंट कर लेगा। तो टोटल इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 8। वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास 6 अपने थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास काउंट कर लेगा, तो इन दोनों के पास भी कितने हो गए 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इस एटम में भी हो गए। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी एटम्स होते हैं उनके पास दोनों, इसकी भी ऑक्टेट स्टेबिलिटी होगी, इसकी भी ऑक्टेट स्टेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में भी काउंट हो रहा है और इस ऑक्सीजन में भी काउंट हो रहा है, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है इन दोनों एटम के बीच में। ऐसे ही अगर मैं N2 की बात करूं, N2 है 2 नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन यहां बना लूं, एक नाइट्रोजन एटम यहां बना लूं। नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, पहले में 2 दूसरे में 5, मैंने 5 डॉट बना दिया, 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 5। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 5 तो अपने थे, 3 इसके पास आ गए, तो इसकी ऑक्टेट स्टेबिलिटी हो गई। वैसे ही इस ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 अपने थे और 3 यहां से शेयर हो गया, तो इस नाइट्रोजन के पास भी कितनी हो गई 8, यानी कि इसकी भी ऑक्टेट स्टेबिलिटी हो गई, इसकी भी ऑक्टेट स्टेबिलिटी हो गई। अकेला N स्टेबल नहीं था क्योंकि उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यहाँ पर जब ये बॉन्ड बना रहा है N2 बन जा रहा है तब ये स्टेबल हो गया। वैसे ही अगर हम H2 की बात करें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर करेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन के पास अब कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन टोटल। और हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो डुप्लीकेट स्टेबिलिटी कहलाती है। पहले सेल में तो 2 ही चाहिए ना मैक्सिमम, दूसरे ऑलमोस्ट हम लोग 8 चाहिए, यानी कि इस तरह के वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट स्टेबिलिटी। और यहाँ पर इसका सिंगल बॉन्ड सी, तभी हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन H में एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी वो होता है वो H2 बन के रहता है। ऑक्सीजन O में नहीं होता है, वो O2 में होता है। नाइट्रोजन N में नहीं होगा, वो N2 में होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हैं वो दोनों एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी तरह की क्वेरी की, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। We will make sure that we can clear all your doubts right then and there. Thank you so much for joining. I hope you people have enjoyed the class. Goodbye. Jai Hind.